हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पहुंच चुके हैं भाई केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर नंबर 5 में। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। और अगर मैं कारकों की बात करूं तो यहां से आपको 7 कारक आपको पढ़ाने वाला हूं मैं, जिनमें से सबसे पहला जो कारक है वो क्या है भाई? अभिकारकों की सांद्रता। ठीक है ना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर मैं बात करूं तो एग्जाम में यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा? एग्जाम में पहला क्वेश्चन तो यहां से यह बन सकता है कि अभिक्रिया को वेग को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारकों के नाम लिखिए। केवल 1 नंबर में आपसे क्या पूछ लेगा? 2 कारक पूछ लेगा। या आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि अभिकारकों की सांद्रता अभिक्रिया के वेग को कैसे प्रभावित करती है, समझाइए। तो 1 नंबर में इस तरीके से कोई भी आपको 1 पॉइंट पूछ सकता है। या आपसे नाम पूछेगा तो डायरेक्ट बोलेगा कि भाई अभिक्रिया को वेग को प्रभावित करने वाले कोई 4 कारकों के, कोई 2 कारकों के, इस तरीके से नाम लिखिए। ठीक है, समझ गए? तो हर एक पॉइंट को बारीकी से समझते हुए चलेंगे। पहले पॉइंट की बात करते हैं, अभिकारकों की सांद्रता। ठीक है, तो देखो अभिकारकों की सांद्रता के परिप्रेक्ष्य में हम क्या कहेंगे कि अगर अभिकारकों की सांद्रता बढ़ेगी तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। ये चीजें हमने पढ़ रखी है किससे? द लॉ ऑफ मास एक्शन से, द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम से भी हमने ये चीजें समझ रखी हैं। सीधी सीधी बात है कि अगर आपका रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो भाई उनके बीच में टक्कर ज्यादा होगी। ठीक है ना, कॉलिजन थ्योरी क्या बोलती है कि रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्टेंट आपस में टकराते हैं और किस में कन्वर्ट होते हैं? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, अभिकारकों की सांद्रता ज्यादा है, तो उनके बीच में कॉलिजन ज्यादा होगा, और कॉलिजन ज्यादा होगा तो आपका प्रोडक्ट जल्दी बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार, क्रिया नियम के अनुसार, क्रिया नियम के अनुसार अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के, अभिकारकों की सांद्रता के, अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन कैसा होगा? आपका फास्ट होगा। ठीक है ना, समझ गए बात को? तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं भाई? अभिक्रिया की जो दर है, जो अभिक्रिया का वेग है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, लिख सकते हैं भाई इस बात को। और इसको भी और अच्छे से लिखना चाहें तो हम इसकी पावर n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है भाई अभिक्रिया की कोटि भी किसको निर्धारित करती है? अभिक्रिया के वेग को। और यहां n लिखने का जो मोटा मोटा सा परिप्रेक्ष्य है वो ये है कि अगर हम 0 ऑर्डर की बात करें, अगर हम शून्य कोटि अभिक्रिया की बात करें, तो शून्य कोटि अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करता। इस वजह से हमने पावर क्या लगाई है? n लगाई है। तो नीचे आप एक स्टार लगा के 1 पॉइंट और लिखोगे, एक स्टार लगा के 1 पॉइंट आप लिखोगे, परंतु शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग, शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, आगे इसको बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं, पूरा डेरिवेशन करने वाले हैं इससे अगले लेक्चर में। ठीक है ना, परंतु शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर, अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। समझ में आ गया पहला पॉइंट? एज इट इज लिखोगे, आपको 1 नंबर सीधा सीधा डायरेक्ट बटे के बटे में मिलेगा। ठीक है ना, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला कैरेक्टर आप लिख लो, फिर मैं दूसरा कारक आपको समझाने वाला हूं। कॉपी में लिख लो, और अगर आप बाद में लिखते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ठीक है, चलो भाई अब दूसरे कारक की बात करते हैं। दूसरा कारक क्या है आपका? ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव। ठीक है ना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, देखना, इसको भी समझना भाई। ताप क्या प्रभाव डालेगा भाई अभिक्रिया के वेग पर? समझना। देखो,
ताप अगर हम बढ़ाते हैं ना, तो ये जनरली देखा गया कि अधिकांश जो आपकी मोस्ट ऑफ द रिएक्शन है उनकी जो स्पीड है वो बढ़ती है। ताप बढ़ाने पर अधिकांश अभिक्रियाओं का वेग आपका बढ़ता है, ठीक है ना। और ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें, किसी भी रिएक्शन के टेम्परेचर को अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें, तो उसकी जो स्पीड है, उसका जो वेग है वो कितना है, 2 से 3 गुना उसका बढ़ जाता है। अभिक्रिया का वेग जो है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाता है, ठीक है ना। अगर आपको ऑप्शन में, कभी आप कंपटीशन एग्जाम दोगे आगे जाके, तो ऑप्शन में आपको मिले, क्वेश्चन बोले कि अभिक्रिया का वेग 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर बढ़ता है, ऑप्शन आपको मिले 2 गुना, ऑप्शन मिले 3 गुना, एक ऑप्शन मिले 2 से 3 गुना, और एक ऑप्शन मिले कोई और भी, ठीक है। तो फिर तो आप किसको टिक करोगे, 2 से 3 गुने को। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में 2 से 3 गुना ना मिले, तो आप किसको टिक करोगे, 2 गुने को टिक करोगे। समझ गए मेरी बात को। मैंने क्या बोला कि अगर कंपटीशन एग्जाम में अगर आपको मिल रहा है कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना बढ़ता है, तो किसको टिक करना है, 2 से 3 गुने को। लेकिन अगर 2 से 3 गुना ऑप्शन में नहीं है, तो आप किसको टिक करोगे, 2 गुने को टिक करोगे, ठीक है ना। क्योंकि करीब करीब जो अभिक्रिया का वेग बढ़ता है वो 2 गुने से थोड़ा ज्यादा बढ़ता है, इस वजह से हम कह देते हैं 2 से 3 गुना अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। समझ गए। अब मैं बोलूं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ क्यों रहा है, तो इसका भी रीजन सुनो। क्योंकि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी भाई, अभिकारकों की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ेगी, जल्दी जल्दी भागेंगे। अब जल्दी जल्दी भागेंगे तो उनके बीच में जो टकराव है वो भी ज्यादा होगा, उनके बीच में जो कॉलिजन है, जो टक्कर है, वो भी ज्यादा होगा। और अगर टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी तो हम कह सकते हैं प्रभावी टक्कर होने की संभावना भी बढ़ जाएगी। अरे भाई, टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो उनमें जो इफेक्टिव कॉलिजन है, जो प्रभावी टक्कर है, क्योंकि आपको पता है जो प्रोडक्ट बनाता है, जो उत्पाद बनाता है, वो कौन बनाता है, प्रभावी टक्कर उत्पाद बनाती है। तो अगर टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो प्रभावी टक्कर भी बढ़ जाएंगे, और प्रभावी टक्कर बढ़ जाएंगे तो इसका मतलब क्या है, प्रभावी टक्कर बढ़ने से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा, क्योंकि उत्पाद बनने की जो दर है वो भी कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। चीजें आ गई समझ में। लिखता हूं ब्लैक बोर्ड पर, देखो व्हाइट बोर्ड पर, ठीक है ना। चलो बात करते हैं, ब्लैक बोर्ड तो हमारे टाइम, ये व्हाइट बोर्ड ही है, ठीक है ना। चलो बात करते हैं टेम्परेचर का प्रभाव। तो क्या लिखोगे, ताप बढ़ाने पर अधिकांश अभिक्रियाओं का वेग, अधिकांश अभिक्रियाओं का वेग बढ़ता है, अधिकांश अभिक्रियाओं का वेग बढ़ता है। और क्या लिखोगे कि एक्सपेरिमेंटली हमने क्या देखा कि 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर, 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग कितना बढ़ जाता है, 2 से 3 गुना बढ़ जाता है, 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। और अगर ऑप्शन में ये ना मिले आपको कंपटीशन एग्जाम में, तो क्या लिखोगे, अभिक्रिया का वेग 2 गुना बढ़ जाता है, ठीक है, 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। आगे क्या लिखोगे, ताप बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिससे प्रभावी टक्कर का अंश, या हिंदी में आप और अच्छा वर्ड क्या लिख सकते हो, प्रभावी संघट्ट अंश बढ़ जाता है, इफेक्टिव कॉलिजन बढ़ जाता है, संघट्ट अंश बढ़ जाता है, जिससे अभिक्रिया का वेग कैसा हो जाता है, अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। ठीक है, सारी बातें आपको मैंने लिख दी हैं, एक बार आप इसको लिख लो भाई। ठीक है, लिख लोगे तो प्रभावी संघट्ट बढ़ जाता है, जिससे अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। अभिक्रिया के वेग बढ़ने का मतलब क्या है कि जो अभिकारक है वो उत्पाद में आपका तेजी से क्या है, रूपांतरित होता है। समझ में आ गई बात? मिटा दो भाई इसको। देखो अब अगले फैक्टर को देखो, ठीक है ना, दोनों फैक्टर आपने लिख लिए होंगे अच्छे से। बात करते हैं अब तीसरे फैक्टर की। देखो सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा भाई यहां से आपको, है ना, एक नंबर में आपसे पूछेगा तो कोई एक कारक भी आपसे पूछ सकता है। जैसे पूछ ले आपसे अभिक्रिया के वेग पर ताप का क्या प्रभाव है, समझाइए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है। तीसरा कैरेक्टर देखो भाई, वीडियो बड़ी बने इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, लेकिन टॉपिक अगर पढ़ लिया तो वो समझ में पूरा आना चाहिए। उद्देश्य अपना यही है कि चाहे वीडियो की साइज कितनी भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन जो टॉपिक हमने पढ़ लिया वो हमको समझ में भी अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं तीसरे अगर फैक्टर की बात करूं तो तीसरा फैक्टर है आपका अभिकारकों की प्रकृति। ठीक है, तीसरा पॉइंट डाल लो, तीसरा पॉइंट अभिकारकों की प्रकृति, अभिकारकों की प्रकृति। ठीक है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अब नेचर ऑफ रिएक्टेंट से क्या मतलब है भाई, समझना इसको भी अच्छे से। देखना भाई, अब फर्क क्या पड़ेगा अभिकारकों की प्रकृति से, या तात्पर्य क्या है, इस चीज को समझो। ठीक है, देखो केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, आपका रिएक्टेंट किस में जाता है भाई, प्रोडक्ट में जाता है। ठीक है ना, यही होता है। और यहां पर रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में जाएगा तो मैं क्या कहूंगा, रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटेंगे। जैसे रिएक्टेंट के तौर पर मान के चलो मैंने ए ले लिया, और यहां पे मान के चलो मैंने रिएक्टेंट के तौर पर ही बी ले लिया, और आपको पता है प्रोडक्ट के तौर पर आपका क्या बन रहा है भाई, ए बन रहा है। दो आपके ए के मॉलिक्यूल बन रहे हैं। ठीक है, ये आपके बन रहे हैं। तो अब मैं यहां से क्या कह सकता हूं भाई, कि कोई भी अब केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होता है, अभिकारक के बंध टूटते हैं और नए बंध बनकर किसका निर्माण होता है भाई, प्रोडक्ट का निर्माण होता है। कहोगे ना, अरे भाई यहां जब ए से बॉन्ड तोड़ेगा, बी से बॉन्ड तोड़ेगा, तभी तो ए जाके बी के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट के बॉन्ड तो टूटते हैं और नए बॉन्ड बनकर किसका फॉर्मेशन होता है, उत्पाद का निर्माण होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। यह बात समझ में आ गई। तो इस वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो अभिक्रिया का वेग है, वो किस पर निर्भर करता है भाई, अभिकारक की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब इससे मतलब क्या है, मैं कहूं कि अगर ए के बीच का बॉन्ड स्ट्रांग है, अगर बॉन्ड स्ट्रांग है तो आपको पता है बॉन्ड स्ट्रांग है तो आसानी से टूटेगा नहीं, और आसानी से टूटेगा नहीं तो प्रोडक्ट आसानी से बनेगा नहीं, और जब प्रोडक्ट आसानी से बनेगा नहीं तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। अभिक्रिया का वेग कैसा हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। समझ में आ गई बात आपको। तो अगर आपका बंध प्रबल है तो रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग कैसा होगा, अभिक्रिया का वेग कम होगा, रेट ऑफ रिएक्शन आपकी डिक्रीज होगी, अभिक्रिया का वेग कम होगा। लेकिन मैं कहूं आपका बॉन्ड कैसा है भाई, वीक, बंध आपका कैसा है, दुर्बल, तो आप मुझे बताओ, दुर्बल बंध है तो फटाक टूट जाएगा, और फटाक टूट जाएगा तो हाल ही किसका निर्माण हो जाएगा, प्रोडक्ट का निर्माण हो जाएगा। यानी अगर हम कहें कि अभिकारक के जो बंध हैं वो कैसे हैं, दुर्बल है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, अभिक्रिया का वेग कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक बात यहां पर और समझना, ठीक है, ये तो पहला कैरेक्टर हमने पढ़ा किसके बेस पर, बॉन्ड स्ट्रांग है या वीक है। दूसरा कैरेक्टर देखो, दूसरा कैरेक्टर आप क्या लिखोगे, दूसरा कैरेक्टर क्या लिखोगे कि अगर टूटने वाले बंधों की संख्या, टूटने वाले बंधों की संख्या कम है, टूटने वाले बंधों की संख्या कम है, तो हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। और अगर टूटने वाले बंधों की संख्या अधिक है, टूटने वाले बंधों की संख्या अधिक है, टूटने वाले बंधों की संख्या अधिक है, तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इस चीज को भी भाई अच्छे से आप समझना, एक बार देखिएगा, समझिएगा भाई। ठीक है, अब देखो रिएक्टेंट के बॉन्ड कम तोड़ने पड़ रहे हैं तो प्रोडक्ट आपका जल्दी बन जाएगा। अरे भाई एक बॉन्ड तोड़ा तो बनना भी कितना है, एक बॉन्ड बनना है, तो वहां पे क्या है, प्रोडक्ट जल्दी बन जाएगा। अब मैं यहां कह रहा हूं कि यहां मुझे 5 बॉन्ड तोड़ने पड़ रहे हैं, तो 5 बॉन्ड टूटने में टाइम ज्यादा लगेगा, तो प्रोडक्ट आपका कैसा बनेगा, देरी से बनेगा। अरे बनेगा या नहीं बनेगा, जब आपको बॉन्ड ज्यादा तोड़ने पड़ रहे हैं तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, और टाइम ज्यादा लगेगा तो प्रोडक्ट आपका देरी से बनेगा, और देरी से बनेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ गए। और अगर आपके टूटने वाले बंधों की संख्या कम है, मैं कहूं कि आपको एक ही बॉन्ड तोड़ना पड़ रहा है, तो एक ही बॉन्ड तोड़ने में टाइम कम लगेगा, और टाइम कम लगेगा तो प्रोडक्ट जल्दी बनेगा, और प्रोडक्ट जल्दी बनेगा तो हम क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ में आ गई बात आपको। जैसे अगर मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके बात करूं, देखना, पर्टिकुलर एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपके लिए, 2NO, और ये रिएक्शन कर रहा है भाई आपका किसके साथ, O2 के साथ, और किसका फॉर्मेशन कर रहा है, ये 2NO2 का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, और एक और रिएक्शन ले लेता हूं मैं,
2CO कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये रिएक्शन आपका O2 से कर रहा है और वो ही क्या बना रहा है, 2CO2 बना रहा है। ठीक है, ठीक है। अभी इन दोनों रिएक्शन की बात करता हूं, इसको इक्वेशन 1 दे देता हूं, इसको इक्वेशन 2 दे देता हूं। ठीक है, अब पहली वाली रिएक्शन को आप देखोगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड है और दूसरे में कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वहां पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वो कैसा है, वीक है, दुर्बल है। ये बंध कैसा है, दुर्बल है। तो बंध दुर्बल होने के कारण जो इसकी अभिक्रिया का वेग होगा वो कैसा होगा भाई, फास्ट होगा। जो इसकी अभिक्रिया का वेग है वो कैसा होगा, तेज होगा। अभिक्रिया का वेग कैसा होगा, अधिक होगा। ठीक है, क्योंकि इसका बंध कैसा है, दुर्बल। दुर्बल बंध है तो हाल टूट जाएगा और फटाक टूट जाएगा तो आपका प्रोडक्ट जल्दी बनेगा। यही बात बोली है मैंने आपको कि बॉन्ड वीक है तो हाल टूट जाएगा और रेट आपकी बढ़ जाएगी क्योंकि प्रोडक्ट आपका तेजी से बनेगा। अब देखो दूसरी बात मैं क्या कर रहा हूं, दूसरी बात मैं ये कर रहा हूं कि कार्बन मोनोऑक्साइड का जो बॉन्ड है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग। ये वाला बॉन्ड कैसा है भाई, स्ट्रॉन्ग। ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो आसानी से टूटेगा नहीं, आसानी से टूटेगा नहीं तो प्रोडक्ट देरी से बनेगा, प्रोडक्ट देरी से बनेगा तो अभिक्रिया का वेग कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब इसके लिए अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा तो इसके लिए अभिक्रिया का वेग कैसा आएगा, धीमा आएगा। अब मुझे ये कैसे पता चला भाई कि NO का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, या CO का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक है? ये मैंने बताया जब आपने 11वीं क्लास में पढ़ी थी, क्या, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मोटी पड़ी थी ना, MOT। ठीक है ना, तो MOT ने क्या बताया था कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर अधिक होगा, बंध क्रम अगर आपका अधिक होगा तो आपकी जो बंध की सामर्थ्य है वो ज्यादा होगी। और अगर मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालूं तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल के आता है, 2.5। और अगर मैं इसका बंध क्रम निकालूं तो इसका बंध क्रम कितना निकल के आता है, 3। और जिसका बंध क्रम ज्यादा होता है वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसका बंध क्रम ज्यादा है तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है तो टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो। ये बॉन्ड कैसा है, वीक है, वीक है तो तेजी से टूटेगा, तेजी से टूटेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका कैसा है, ज्यादा है। समझ गए? तो ये तो हमने पहले रेस्पेक्ट में बात करी थी। ठीक है ना, अब अगर मैं आपको दूसरे वाले रेस्पेक्ट में बात करके बताऊं तो एक रिएक्शन में आपके लिए और लिखता हूं और उस रिएक्शन को भी आप समझिएगा। देखो रिएक्शन लिख रहा हूं CH4 और ये रिएक्शन कर रहा है 2O2 के मॉलिक्यूल से और क्या बना रहा है, CO2 बना रहा है, H2O बना रहा है। ये मैंने दे दी इक्वेशन 3। ठीक है, अब कंपैरिजन कर रहे हैं हम इक्वेशन 1 और 3 का। ठीक है, इक्वेशन 1 और 3 का कंपैरिजन कर लो, चाहे इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का कंपैरिजन कर लो, एक ही बात है। ठीक है, अगर मैं यहां बात करूं NO में तो यहां पर एक एटम का बॉन्ड टूट रहा है। अरे भाई नाइट्रोजन से ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा, ठीक है ना, यहां सिर्फ एक एटम का बॉन्ड टूट रहा है। और अगर मैं CH4 में बात करूं, क्योंकि O2 तो सेम है, ऑक्सीजन तो सेम है अभिकारक के लिए, हम किसमें कंपैरिजन कर रहे हैं, यहां पर नाइट्रिक ऑक्साइड और यहां पर मीथेन गैस में, CH4 में। तो यहां अगर मैंने बात करी तो एक एटम का बॉन्ड टूटेगा, और अगर यहां मैं बात करूं तो 4 हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा, यानी यहां 4 एटम के बॉन्ड टूटेंगे, यहां 4 बॉन्ड टूटेंगे, यहां एक बॉन्ड टूटेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि एक बॉन्ड टूट रहा है एक एटम का और एक जगह 4 बॉन्ड टूट रहे हैं। तो ज्यादा बॉन्ड कहां टूट रहे हैं, यहां। तो यहां ज्यादा बॉन्ड टूट रहे हैं तो टूटने वाले बंधों की संख्या अधिक होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसी होगी, कम होगी। यानी अगर मैं इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 के रेस्पेक्ट में बात करूं तो मैं क्या कहूंगा, इक्वेशन जो 1 है उसकी रेट ऑफ रिएक्शन कैसी होगी, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन होगी फास्ट, क्योंकि यहां पर टूटने वाले बंधों की संख्या कम है। और अगर मैं CH4 की बात करूं तो यहां पर टूटने वाले बंधों की संख्या ज्यादा है, इस वजह से इसकी रेट ऑफ रिएक्शन कैसी होगी, स्लो होगी। ठीक है, सारी बातें मैंने आपको समझा दी हैं, थ्योरी में आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, मैं लिखवा भी देता हूं। पेन कॉपी खोलो और लिखो। क्या लिखोगे कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारक के बंध टूटते हैं तथा नए बंध बनकर उत्पाद का निर्माण होता है। ठीक है, क्या लिखोगे, अभिकारक के बंध टूटते हैं, नए बंध बनकर उत्पाद का निर्माण होता है। अब दूसरी बात आप यहां से लिख सकते हो। ठीक है, अगर बंध प्रबल होगा तो अभिक्रिया का वेग कैसा होगा, कम होगा, और अगर बंध दुर्बल होगा तो अभिक्रिया का वेग अधिक होगा। सेम टू सेम आप ये भी लिख सकते हो, टूटने वाले बंधों की संख्या कम, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, टूटने वाले बंधों की संख्या अधिक, रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। सारे एग्जाम्पल समझा रखें, आसानी से आप इसको लिख सकते हो भाई। ठीक है, लिख लो। ये तो कैसा है भाई, दुर्बल, और ये बॉन्ड कैसा है, प्रबल। ठीक है, लिख लेना, लिख लो इन सारी बातों को। मिटा दूं, मिटा दे भाई, चलो
बात करते हैं अब चौथे कैरेक्टर की, ठीक है ना। चौथा कैरेक्टर देखो, समझ में आ गया ना, बढ़िया से समझ में आ गया तो फटाफट कमेंट करके बता दो भाई कि सर समझ में आ गया हमको, ठीक है। चलो बात करते हैं आगे चौथे कैरेक्टर की, और चौथा कैरेक्टर देखो, चौथा देखो भाई, उत्प्रेरक का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, उत्प्रेरक का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है, समझना भाई। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट में क्या है, देखो कैटलिस्ट क्या है, पहले तो इसकी डेफिनेशन देखो। कैटलिस्ट किसको बोलेंगे कि वो बाह्य पदार्थ, वे बाह्य पदार्थ जो किसी अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं लेकिन स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं करते, ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं, ठीक है ना। क्या डेफिनेशन लिखोगे कि वे बाह्य पदार्थ जो स्वयं में बिना परिवर्तन किए अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, कैटलिस्ट कहेंगे, उत्प्रेरक कहेंगे। अब उत्प्रेरक भी आपके है ना दो प्रकार के होते हैं, आपकी किताब में जनरली पॉजिटिव जो कैटलिस्ट है उसकी बात कर रखी है, धनात्मक उत्प्रेरक की कर रखी है, लेकिन जो उत्प्रेरक हैं वो आपके कैसे हैं, दो प्रकार के, एक तो आपके धनात्मक उत्प्रेरक और एक आपके ऋणात्मक उत्प्रेरक, जिनको इनहिबिटर या निरोधक भी कहते हैं, संदमक भी उनको कह देते हैं हिंदी में, ठीक है। तो जो धनात्मक उत्प्रेरक है वो तो क्या करेंगे, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएंगे, ठीक है, और जो ऋणात्मक उत्प्रेरक है वो क्या करेंगे, अभिक्रिया के वेग को घटाएंगे। एक वर्ड यहां पर और आता है, सक्रियण ऊर्जा, ठीक है ना, एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है इसको पहले समझना, मैं ग्राफ से आपको समझाता हूं, ठीक है। देखो एक ग्राफ बनाते हैं हम, यहां पर है आपका रिएक्टेंट, ठीक है, और यहां पर है आपका प्रोडक्ट, ठीक है। एक ग्राफ आपका ये बना है और एक ग्राफ आपका ये बना है, ठीक है, समझना भाई। अब यहां पर अगर मैं एक बात करूं तो एक एनर्जी की टर्म होती है जिसका नाम है क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है भाई, देखो रिएक्टेंट के लिए है ना एडवांस थोड़ी सी न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए होती है, किसको, प्रोडक्ट में बदलने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं भाई, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि इसकी सक्रियण ऊर्जा की बात करूं तो ये जो पीक पॉइंट है ना, बिल्कुल वो क्या होता है भाई, एक्टिवेशन एनर्जी होती है। तो इसकी सक्रियण ऊर्जा की मैं बात करूं तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ये रही, इसको मैं अलग मार्कर से लिख देता हूं, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है EA1, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है भाई, EA1। और अगर मैं इस दूसरे वाले ग्राफ की पीक की बात करूं तो इसका पीक कहां से निकल रहा है भाई, कुछ इधर से निकल रहा है, ठीक है ना, कुछ ये इसका पीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर से ही दे देते हैं अपन क्योंकि लाइन टेढ़ी हो रही है अपनी। चलो पहले पीक दे देते हैं, इसका पीक कहां से आ रहा है भाई, कुछ इधर से आ रहा है, ठीक है। और इसके लिए वर्ड लिख लेते हैं हम, ये एक्टिवेशन एनर्जी आपकी फर्स्ट EA1, और इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ये एक्टिवेशन एनर्जी सेकंड है, और इसके लिए मैं लिख देता हूं EA2, ठीक है। तो देखो ये क्या है, आपकी सक्रियण ऊर्जा। और सक्रियण ऊर्जा मैंने आपको बता दिया है कि अगर सक्रियण ऊर्जा आपकी ज्यादा होगी तो प्रोडक्ट बनने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा, और प्रोडक्ट बनने में टाइम लगेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसी होगी, कम होगी, ठीक है ना। अरे ऐसे ही समझ लो, एक आदमी यहां है, उसको यहां पहुंचना है, ठीक है, बीच में आ गया पहाड़, चढ़ने में टाइम कहां लगेगा, जहां चोटी ऊपर है, यहां चढ़ेगा टाइम ज्यादा लगेगा, फिर उतरेगा, ठीक है ना, तो टाइम ज्यादा लगेगा ना। और वही आदमी है, ये दूसरी पहाड़ी है, रास्ता यहां पहुंचना है, तो टाइम कम कहां लगेगा, नीचे वाले में लगेगा, फटाक से चढ़ जाएगा, फटाक से उतर जाएगा। तो कहने का मतलब जितनी सक्रियण ऊर्जा ज्यादा, प्रोडक्ट बनने में देरी उतनी ही लगेगी, और जितनी सक्रियण ऊर्जा कम, प्रोडक्ट बनने में उतनी ही आसानी होगी, प्रोडक्ट उतनी ही जल्दी बनेगा। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां तो क्या है भाई, विदाउट कैटलिस्ट, यहां पर उत्प्रेरक नहीं है, ठीक है, विदाउट कैटलिस्ट। और मैंने आपको बता दिया यहां हम धनात्मक उत्प्रेरक की बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां क्या है भाई, विद कैटलिस्ट, यानी यहां कैटलिस्ट उपस्थित है, ठीक है। तो कैटलिस्ट उपस्थित है तो कैटलिस्ट क्या करता है, सक्रियण ऊर्जा को घटा देता है, सक्रियण ऊर्जा कम हो जाएगी, प्रोडक्ट जल्दी बनेगा, रेट ऑफ रिएक्शन कैसी होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। समझ गए बात को। और एग्जांपल दूं, बढ़िया सा एग्जांपल दूं, देखो देसी एग्जांपल समझो, है ना। केमिस्ट्री है ना, फुल ऑफ आप अपनी डेली लाइफ पर अप्लाई कर दो भाई, कोई भी कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत नहीं आएगी। डेली लाइफ से रिलेटेड आप एग्जांपल सेट करो। जैसे कोई बच्चा है आपका, ठीक है, कोई बच्चा है और उसको मम्मी उठा रही, मम्मी से बोल देता है भाई मुझे सुबह उठा देना 4 बजे, ठीक है ना, मैं उठ के पढ़ूंगा। तो अगर मम्मी उठाने गई और बच्चा उठ ही नहीं रहा,
अरे उठ जा रे, उठ जा उठ जा, उसको 10 बार बोला और वो उठ ही नहीं, मजे में बिल्कुल सो रहा है। तो मुझे बताओ क्या वो उठ के आसानी से पढ़ सकता है? आप बोलोगे नहीं सर, उठ के आसानी से नहीं पढ़ सकता, और जो वो पढ़ेगा भी थोड़ी बहुत लेट उठने के बाद, तो वो पढ़ा हुआ भी उसका कैसा होगा? कम होगा। ठीक है, तो मैं उसके लिए क्या कहूंगा कि इसकी रेट ऑफ रिएक्शन कैसी है भाई? कम है। और एक बच्चा है, उसकी बिल्कुल कैसी नींद है? स्वान निद्रा तथैव च, कहते हैं ना भाई कि कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए। कुत्ते को आप बिल्कुल बगल में जाके उसके गुजर जाओगे तो उसकी पट्ट आंख खुल जाएगी। तो अगर एक बच्चा ऐसा ही है जिसकी नींद आपकी आसानी से खुल जाती है, मम्मी ने एक बार बोला बेटा उठ जा, तो बेटा हाल उठ गया और पढ़ने लग गया, तो हम क्या कहेंगे? उसके रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन कैसी है भाई? ज्यादा है। समझ गए बात को? और उसका पढ़ा हुआ वो कितना पढ़ेगा? वो समझ लो आपके एक चैप्टर खत्म कर दे सुबह सुबह, और दूसरे बच्चे की बात करें तो उसने केवल एक टॉपिक ही पढ़ा है। तो समझ गए मेरी बात को? उसका प्रोडक्ट भी ज्यादा बनेगा। समझ गए कहने का मतलब? तो उत्प्रेरक क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को आपको एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है और रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। समझ गए बात को? अब ये सारी बातें जो मैंने आपको समझाई हैं उनको मैं यहां पर आपको थ्योरी में लिख देता हूं। ये क्या है भाई? एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, और ये क्या है? रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है ना? अभिक्रिया निर्देशांक हिंदी में लिख लो, अभिक्रिया निर्देशांक, अभिक्रिया का मार्ग, अभिक्रिया प्रकृति, कुछ भी लिख लो। ठीक है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, देखो भाई थ्योरी में इन चीजों को मैं आपको लिख देता हूं। वे बाह्य पदार्थ या वे पदार्थ जो स्वयं में कोई रासायनिक परिवर्तन किए बिना, स्वयं में कोई रासायनिक परिवर्तन किए बिना, कोई रासायनिक परिवर्तन किए बिना अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक, कैटलिस्ट कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। अब मैंने आपको बताया कैटलिस्ट कितने तरीके के हैं? 2 तरीके के हैं। यहां हम पॉजिटिव कैटलिस्ट के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि जो धनात्मक उत्प्रेरक है, धनात्मक उत्प्रेरक है, धनात्मक उत्प्रेरक क्या करेगा बताओ? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा। धनात्मक उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा को, सक्रियण ऊर्जा को, सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है, कम कर देता है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ठीक है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। यही लाइन लिखनी है आपको। पॉइंट पूछ सकता है कि अभिक्रिया के वेग में उत्प्रेरक का क्या प्रभाव है, तो आप लिखोगे उत्प्रेरक क्या करेगा? सक्रियण ऊर्जा को कम कर देगा, जिससे आपकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो एस्टर का जल अपघटन है वो तनु एसिड की प्रेजेंस में क्या है? बढ़ जाता है। एस्टर का जो जल अपघटन है वो डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में क्या है? आपका बढ़ जाता है। ठीक है, इसकी रेट की बात करूं तो मैं CH3COO-C2H5, ये क्या है भाई? आपका एस्टर है, और एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं किसकी प्रेजेंस में? डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में, H+ की प्रेजेंस में। तो क्या बनता है भाई? एसिटिक एसिड बनता है, साथ में आपका इथेनॉल बनता है। तो इसकी रेट कैसी हो जाती है? फास्ट हो जाती है। तो आप क्या लिखोगे? रेट, अभिक्रिया का वेग तनु एसिड की उपस्थिति में, तनु अम्ल की उपस्थिति में, यही लिख लो, तनु अम्ल की उपस्थिति में बढ़ जाता है। ठीक है, उपस्थिति में बढ़ जाता है। ठीक है, अगर आपसे कहीं कंपटीशन एग्जाम में आ जाए कि नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, निरोधक क्या करेगा, संदमक क्या करेगा, इनहिबिटर क्या करेगा, ठीक है ना, तो इनहिबिटर क्या करेगा? इसका उल्टा करेगा। नेगेटिव कैटलिस्ट सक्रियण ऊर्जा को बढ़ा देता है, जिससे अभिक्रिया का वेग घट जाता है। जैसे पर्टिकुलर एग्जांपल की बात करूं मैं, तो जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, अगर उसके अपघटन में आप उसमें फास्फोरिक एसिड डाल दो, H3PO4 आप डाल दो, तो फास्फोरिक एसिड क्या करेगा? उसके जो अपघटन की दर है उसको कम कर देगा। फिर H2O2 का जो अपघटन है वो कैसा होगा? धीमा होगा। ठीक है, तो बात आपको करनी नहीं है क्योंकि आपकी सिलेबस में है नहीं। पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात करिए तो वो मैंने आपको लिखा दिया। लिख लो भाई सारी बात। चलें आगे, लिख ली होगी। चलो 5वें पॉइंट की बात करते हैं अब। ठीक है, देखना भाई 5वां पॉइंट भी आप देखो। देखना, पांचवा पॉइंट देखो।
अभिकारकों का सतही क्षेत्रफल, ठीक है ना, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। देखना भाई, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, समझना है इस पॉइंट को। देखो पहले मैं आप इसको स्टेटमेंट लिख देता हूं। इसका क्या बोल रहा है भाई, ये बोल रहा है कि अगर अभिकारकों का सतही क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो अभिक्रिया का वेग अधिक होगा, ठीक है। तो पहले तो स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं, फिर इसको समझाता हूं। क्या है, अभिकारकों का सतही क्षेत्रफल अधिक होने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, यानी प्रोडक्ट आपका जल्दी बन जाता है, ठीक है। और अगर मैं मोस्ट ऑफली बात करूं तो ये बात होती है आपकी किसमें, विषमांगी अभिक्रियाओं में इसकी हम जनरली बात करते हैं, क्योंकि विषमांगी अभिक्रियाओं में क्या होता है भाई, आपके जो रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, जो कैटलिस्ट है, उनकी जो प्रावस्था है वो अलग अलग होती है। हो सकता है सॉलिड लिक्विड गैस हो, सॉलिड सॉलिड गैस हो, ठीक है ना, कुछ भी प्रावस्था अलग होती है, तो हम उसे क्या कहते हैं भाई, विषमांगी अभिक्रिया। तो विषमांगी अभिक्रियाओं में जो आपका ठोस अभिकारक है, जनरली उसके रेस्पेक्ट में ये बात हो रही है, ठीक है। होता क्या है कि जो ठोस अभिकारक है, अगर उसका सतही क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा, तो रिएक्शन आपकी आसानी से हो जाएगी, रिएक्शन आपकी जल्दी से होगी। देखो एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है। वैसे तो आप जब लैब में प्रैक्टिकल करते हो तो आपको पता है, जब आप टेस्ट ट्यूब में कोई भी केमिकल डालते हो तो ठोस पदार्थ का क्या होता है, आपके पास पाउडर ही तो होता है, चूर्ण ही होता है। और आपको पता है जितने छोटे छोटे पार्टिकल होंगे सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा होगा। एक नमक का डेला है बड़ा सा, और उस नमक का आप चूर्ण कर दो तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा ना, बढ़ जाएगा भाई। तो अगर आप नमक के डेले को पानी में घोलो और आप नमक के चूर्ण को पानी में घोलो, कौन जल्दी घुलेगा? आप कहोगे कि सर जो नमक का चूर्ण है, जो नमक का पाउडर है, वो पानी में जल्दी से घुलेगा। क्यों? क्योंकि नमक का जो पाउडर है वो उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा है तो पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा उसके पास रिएक्शन करेंगे, और ज्यादा रिएक्शन करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन आपकी कैसी होगी, हाई। आपका जो नमक का जो चूर्ण है वो फटाक से आपका घुल जाएगा। एक और एग्जांपल देखो, आपने एक मोटी सी लकड़ी ली है और आपने एक लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े लिए हैं। मुझे बताओ कौन जल्दी से जलेगा? आप बोलोगे कि सर लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े जल्दी से जलेंगे। क्यों? क्योंकि लकड़ी के जो छोटे टुकड़े हैं उनका सरफेस एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो केमिकल रिएक्शन आपकी जल्दी होती है, रेट ऑफ रिएक्शन आपकी हाई होती है, ठीक है। तो सिर्फ एक स्टेटमेंट, और वो एक स्टेटमेंट क्या लिखोगे कि अभिकारकों का सतही क्षेत्रफल अधिक होने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। चाहो तो एक एग्जांपल लिख लो। फॉर एग्जांपल, जैसे नमक का ढेला या बड़ा टुकड़ा, कैसे भी लिख देना, नमक का ढेला या क्या लिख देना, बड़ा टुकड़ा पानी में देरी से घुलता है, जबकि नमक का चूर्ण शीघ्र घुलनशील होता है, ठीक है, क्योंकि चूर्ण का जो सरफेस एरिया है वो कैसा है, ज्यादा है। लकड़ी का एग्जांपल भी आप लिख सकते हो भाई। लिख लो छठवें पॉइंट, पहले पांचवें पॉइंट को, फिर बात करता हूं मैं छठवें पॉइंट की। लिख लो पहले इसको, लिख लिया। अगला पॉइंट देखो भाई, छठवां, विकिरण का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, ठीक है, विकिरण का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, ठीक है। अब समझना भाई रेडिएशन का क्या इफेक्ट है, ठीक है। देखो कर क्या रहे हो आप, कोई रिएक्शन आप ऑब्जर्व कर रहे हो, और मोस्ट ऑफ काफी रिएक्शन ऐसी है जो आपकी अंधेरे में नहीं होती, या मैं कहूं कि कुछ रिएक्शन ऐसी हैं जिनकी अभिक्रिया का वेग कम होता है, लेकिन विकिरण की उपस्थिति में उन्हीं अभिक्रियाओं का वेग बढ़ जाता है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहेंगे कि ऐसी अभिक्रियाएं आपसे किसके द्वारा प्रभावित होती हैं भाई, विकिरण के द्वारा प्रभावित होती हैं, प्रकाश के द्वारा प्रभावित होती हैं, फोटॉन्स के द्वारा प्रभावित होती हैं, ठीक है। जैसे आप एक सिंपलेस्ट रिएक्शन ले लो, कौन सी, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। तो आप सबको पता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है अंधेरे में नहीं होती, लेकिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आसानी से हो जाती है, ठीक है। इसी तरीके से जो हाइड्रोजन और क्लोरीन के दौरान जो आपकी Cl2HCl बनती है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, वो आपका अंधेरे में तो उसकी जो रेट है वो बहुत कम होती है, लेकिन अगर हम उसको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाएं तो बिल्कुल एक्सप्लोसिव, बिल्कुल विस्फोटकदार क्या होती है, रिएक्शन होती है, ठीक है। तो इन सारी बातों को लिखते हैं अपन, तो क्या लिखेंगे इसमें, लिखेंगे कुछ अभिक्रियाएं
कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनका वेग कम होता है, परंतु विकिरण की उपस्थिति में, रेडिएशन की प्रेजेंस में, और विकिरण के आगे एक विशेष लगा दो, विशेष रेडिएशन, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर आपका फोटोन होना चाहिए, परंतु विशेष विकिरण की उपस्थिति में इनका या इनकी अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, ठीक है। तो विशेष रेडिएशन की प्रेजेंस में इनकी जो स्पीड है वो आपकी बढ़ जाती है। और पर्टिकुलर एग्जांपल आप लिखना चाहोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है, जबकि अंधेरे में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं होती, ठीक है ना। और एक एग्जांपल ये भी लिख सकते हो आप कि H2 व Cl2 द्वारा HCl का निर्माण अंधेरे में मंद वेग से होता है, जबकि सनलाइट में, सूर्य के प्रकाश में विस्फोटक रूप से होता है, ठीक है। देखो सारे नोट्स मैं आपके बोर्ड पर लिख रहा हूं भाई, ठीक है ना, बहुत बड़ी बात है। मैं आपके लिए हर एक लाइन को बिल्कुल जैसे बच्चों को लिखवाते हैं ना, उस तरीके से मैं आपको बोर्ड पर लिख रहा हूं भाई। सीधे सीधे आप नोट्स है ना आप क्लास से बनाया करो, ठीक है। आपको मिलेंगे नोट्स, मिलेंगे, एंड में भी मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, लेकिन यहां पर मैं आपको सब कुछ बता रहा हूं, सब कुछ आपको लाइन टू लाइन में आपको बोर्ड पर लिख रहा हूं, तो इसमें आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है भाई, समझना। तो अब मैंने क्या बोला कि हाइड्रोजन क्लोरीन HCl का निर्माण कर रहे हैं, अंधेरे में तो ये स्लो स्पीड से होगा, लेकिन सनलाइट में ये बिल्कुल एक्सप्लोसिव, वेरी फास्ट आपकी ये रिएक्शन होगी। तो आप क्या लिखोगे कि H2 + Cl2, और पहले लिख दोगे किसमें, अंधेरे में, ठीक है, अंधेरे में। तो अंधेरे में क्या होगा भाई, अंधेरे में ये होगा कि HCl का फॉर्मेशन होगा, लेकिन इसकी जो रेट है, इसका जो वेग है वो कैसा होगा भाई, स्लो होगा, ठीक है ना, धीमा होगा। अब अगर इसी रिएक्शन को मैं सनलाइट की प्रेजेंस में करवा दूं, इसी रिएक्शन को किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में करवा दूं, सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में करवा दूं, और सूर्य के प्रकाश में क्या है, फोटॉन्स, तो फोटॉन्स को क्या लिखते हैं, Hν, ठीक है। तो क्या होगा, यही रिएक्शन आपकी एक्सप्लोसिव यानी वेरी फास्ट, विस्फोटक रूप से होगी, एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगी, विस्फोटक रूप से संपन्न होगी। समझ गए भाई रिएक्शन को, ठीक है। तो लिख लो इस सारी बातों को। फिर एक पॉइंट आपकी किताब में नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं उसको, ठीक है। पहले तो इसको लिख लो, पहले लिख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। अब समझो, सातवां पॉइंट समझो। सातवां पॉइंट आपकी बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी समझ लो, ठीक है ना। माध्यम का प्रकार भी क्या है, आपका रेट ऑफ रिएक्शन को डिपेंड करेगा। जैसे अगर आपका पोलर कंपाउंड है, यानी आपका अगर ध्रुवीय यौगिक है, ठीक है, मिटा के लिखाई दूं क्या आपको, चलो लिखाई देता हूं, ठीक है ना, लिख लिया। ये देखो सातवां पॉइंट और देख लो, एक माध्यम का प्रकार, ठीक है ना, छोटा सा है, समझ में आना चाहिए। वैसे हम इसकी बात सॉल्यूशन चैप्टर जब हमने पढ़ा था ना, तब हम कर चुके हैं, फिर भी यहां भी एक बार दोबारा से देख लो। माध्यम की प्रकृति, ठीक है। देखना, अगर आपका रिएक्टेंट पोलर नेचर का है, अगर अभिकारक की प्रकृति कैसी है, ध्रुवीय या आयनिक, ठीक है। अगर आपका जो अभिकारक है, जो रिएक्टेंट है, वो कैसा है आपका, ध्रुवीय व आयनिक, ठीक है ना। रिएक्टेंट आपका ध्रुवीय या कैसा है, आयनिक, ध्रुवीय या कैसा है, आयनिक, ठीक है। बात एक ही है, यानी प्लस माइनस इसके बनते हैं। तो इसकी रिएक्शन अगर आप पानी में कराओगे या किस में कराओगे, ध्रुवीय विलायक में कराओगे, तो इसके लिए जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो कैसी होगी, ज्यादा होगी। यानी यहां तो ये अभिक्रिया आपकी तेजी से होगी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ध्रुवीय में आसानी से घुलता है, तो ये रिएक्शन आपकी तेजी से होगी। लेकिन अगर आपका ध्रुवीय विलायक है, ध्रुवीय अभिकारक है, ध्रुवीय रिएक्टेंट है, पोलर रिएक्टेंट है, और इसको आप किस में ले रहे हो, इसकी रिएक्शन आप करवा रहे हो अध्रुवीय विलायक, जैसे CCl4 हो गया, बेंजीन हो गया, तो फिर आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो अभिक्रिया की जो दर है, वो कैसी होगी, आपकी
कम होगी, ठीक है ना। तो इस बात को आप याद रखोगे, क्योंकि जैसा जैसे को घोलता है, अगर ध्रुवीय अभिकारक है तो ध्रुवीय विलायक में इसकी अभिक्रिया की दर तेज होगी, अभिक्रिया जल्दी होगी, उत्पाद जल्दी बनेगा। लेकिन अगर आपने अभिकारक को अध्रुवीय विलायक जैसे बेंजीन, CCl4 इत्यादि में डाला है तो रेट ऑफ रिएक्शन आपकी कम होगी, अभिकारक जो है आपका उत्पाद देरी से बनाएगा, ठीक है। सारी चीजें आपको समझ में आई चुकी होंगी। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया है तो मुझे बता दो फटाफट से, इससे भाई एनर्जी मिलती है और अच्छे तरीके से आपको लेक्चर में किस तरीके से लेके आऊं इस बारे में मैं क्या खुद मोटिवेट होता हूं, ठीक है। तो बस बता दो, इसी तरह पढ़ते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर का वेट मत करिए, फटाफट आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। स्टे फोकस्ड, स्टे कनेक्टेड।